हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश, जहां पे हमारा मेन फोकस रहेगा द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस को पूछा है। तो वीडियो के एंड में आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं? तो बेसिकली द ब्रिटिश मेजरली इंट्रोड्यूस्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम अंडर दोज एरियाज विच केम अंडर द ब्रिटिश डायरेक्टली। कौन कौन से थे? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। ऑल्टरनेटिव नाम आपको याद रखने हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। रैयतवारी सिस्टम, जिसको मुनरो सेटलमेंट कहा जाता है, एंड दी महलवारी सिस्टम। और आपको हम बताएंगे कि इसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम क्यों कह रहे हैं, रैयतवारी या मुनरो सेटलमेंट क्यों कह रहे हैं, या महलवारी क्यों कह रहे हैं, जब हम इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है, ये अलग अलग रीजन्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें तो आप देखेंगे कि ये आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरीली। ऐसे ही अगर हम मेन एरियाज बात करें जहाँ पे रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप देखोगे डेक्कन के अंदर। अगर हम महलवारी सिस्टम की बात करें तो आप देखेंगे गैंजेटिक प्लेन से, सेंट्रल इंडिया है, पंजाब है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस है, यहाँ पे हमको महलवारी सेटलमेंट सिस्टम देखने को मिला। जब हम कह रहे हैं कि हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या क्या बात करेंगे? बेसिकली हम बात करेंगे ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, किसने इन्हें इंट्रोड्यूस किया, कहाँ सबसे पहले किया, किस ईयर में किया, यानी कि कुछ फैक्चुअल बातें। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रीजन्स, जिन एरियाज के अंदर इनको इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहे इंट्रोड्यूस करने के पीछे। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे जो मेन स्टेक होल्डर्स थे डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स के अंदर, उनकी बात करेंगे, उनके राइट्स की और उनके पावर्स की बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे मेन फीचर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे प्राइमरीली जो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। सो जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट है ना, या जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम, आपका रैयतवारी या मुनरो सेटलमेंट, एंड महलवारी, इनके मेन फीचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका क्या इम्पैक्ट रहा, ब्रीफली वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, क्योंकि ये मेन्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा, और लास्ट में फिर आपके लिए पीवाईक्यूज हैं 2 प्रीलिम्स के, तो आप उन्हें अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू स्लीपी क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या किस अलग टॉपिक के ऊपर आप फ्यू मिनट सीरीज में डिस्कशन चाहते हैं, है ना। अगर आपको हिस्ट्री का कोई डिस्कशन चाहिए तो जरूर बताइएगा, आई विल बी डिस्कसिंग दैट। बाकी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 17 नवंबर 2024 से यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है, जहां पे आपको लाइव कवरेज मिलेगा कंटेंट का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे मेंटोरशिप मिल रही है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड फैकल्टी दोनों से। आपको करंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। आपको यहाँ पे 7 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सीसेट और मैप्स रिलेटेड स्पेशल क्लासेस भी। और आप देख सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, केवल 8,000 रुपीज। फर्दर डिस्काउंट्स वगैरह के लिए आप टोल फ्री नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पे लिख कर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना। हम देखते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बंगाल प्रोविंस है उसकी गद्दी पे पपेट नवाब्स बिठाए जाने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा।
इसके बाद आप देखेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और इसके बाद हम देखते हैं 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, शाह आलम सेकंड जो उस टाइम पे नाम मात्र के है ना मुगल एम्परर थे, उनसे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ले लेती है। अब ये जो यहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ये कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम था। कंपनी इस इनकम को यूज करती थी टू बाय चीपली द इंपॉर्टेंट इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक हैंडीक्राफ्ट्स विच वर इन डिमांड इन यूरोप। अब यहां पे कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए एक स्टेबल इनकम, है ना, जो रिलायबल हो। और आप देखेंगे कि इसी मकसद से कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जिसको हम जमींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं, इसको बंगाल एंड बिहार के अंदर इनिशियली इंट्रोड्यूस किया। आप यहां पे देखेंगे कि इसके जब हम मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे, काफी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको परमानेंट सेटलमेंट क्यों कह रहे थे या इसको जमींदारी सिस्टम क्यों कह रहे थे, और कंपनी को इससे और क्या क्या बेनिफिट हुए, कंपनी के इसके पीछे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो कि कंपनी ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर बंगाल एंड बिहार के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसके कुछ मेन जो फीचर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में कंपनी ने क्या किया, कंपनी को चाहिए थी एक स्टेबल एंड रिलायबल इनकम। अब इसके लिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्रीकल्चर में जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो कंपनी को एक स्टेबल एंड रिलायबल इनकम मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू। और कंपनी ये जानती थी कि जमींदार जो हैं उनके पास में रिसोर्सेज हैं, अगर वो उन्हें एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें तो कंपनी के लिए एक रिलायबल एंड स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट किया जा सकता है। बट अगर आपको जमींदार्स को एंकरेज करना है टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, आपको उनको बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जमींदार्स के साथ में एक अग्रीमेंट किया। कंपनी ने जमींदार से कहा कि हम आपको एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स दे रहे हैं, जमींदारी राइट्स दे रहे हैं, और साथ ही साथ में हम आपको लैंड की ओनरशिप भी दे रहे हैं। यानी कि एक्चुअल में जो किसान अब अपनी जमीन पे खेती कर रहा था, वो अपनी ही जमीन पे क्या बन गया, टेनेंट। तो जमींदार यहां पे ओनर हो गया और जो ओरिजिनल कल्टीवेटर था वो टेनेंट हो गया। ठीक है, तो अब जमींदार के पास में जमींदारी राइट्स हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड, है ना, जिसका उसको कमीशन मिलता था। सेकेंडली उसके पास ओनरशिप भी है उस लैंड की जिसके ऊपर उसके पास जमींदारी राइट्स हैं, और ये हेरिडिटरी बेसिस पे है, यानी जमींदार के बाद उसके बेटे को भी ये राइट मिलेगा। बट इसमें एक कंडीशन थी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या है कि भाई जो ड्यू डेट है उस पे जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है वो आपको आके हमें सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू डेट पे जो ड्यू अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है वो सबमिट नहीं कर पाते, देन यू विल लूज योर जमींदारी राइट एज वेल एज द ओनरशिप राइट ऑन दैट लैंड, और ये किसी और जमींदार को दे दी जाएगी जो प्रोमिसेस को फुलफिल करने को तैयार है। यानी कि जमींदार के जो जमींदारी राइट्स हैं उसकी जो ओनरशिप है वो हेरिडिटरी भी है और ट्रांसफरेबल भी है। यानी जमींदार पेजेंट या कल्टीवेटर के विज़ावी तो ओनर है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेट मालिक है।
तो जमींदार को फायदा हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी काम पूरा हो रहा है, एग्रीकल्चर में जमींदार इन्वेस्ट करेगा, ऊपर से रेवेन्यू कलेक्ट करके भी लाके देगा, तो कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्पेशली ऑफिशियल्स को हायर नहीं करना पड़ेगा, कंपनी के पास एक स्टेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम होगा। साथ ही साथ में जमींदार्स को और एंकरेज करने के लिए न केवल उनको ओनरशिप या लैंड का टाइटल दिया गया विज़-अ-वी दी कल्टीवेटर और द पेजेंट, बल्कि साथ ही साथ कहा गया कि आपको हमें जो रेवेन्यू ला करके देना है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है एंड इट विल बी फिक्स्ड इन परपीचुइटी, इसको हम आगे चल करके चेंज नहीं करेंगे। सो मान लो कल को जमींदार एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करता है, अच्छी खेती होती है, कंपनी को उसको उतना ही लैंड रेवेन्यू देना है जितना पहले एग्रीमेंट हो चुका है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा जनरेट वो करेगा इट विल बिलोंग टू द जमींदार ओनली। तो जमींदार के पास काफी इंसेंटिव है, सो जमींदार के पास सोर्सेज हैं, कंपनी ने उसको इंसेंटिव्स भी दिए हैं, और कंपनी को क्या फायदा है, स्टेबल एंड रिलायबल इनकम, उसको रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्पेशली ऑफिशियल्स को हायर नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जमींदार उसके प्रति लॉयल होंगे। सो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल रही है, पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल रहे हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। तो इसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्यों कहा गया है, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू जमींदार को कंपनी को देना होता था एक पर्टिकुलर जमींदारी एरिया से, इट वाज फिक्स्ड इन परपीचुइटी। सेकेंडली आप यहां पे क्या देखेंगे, इसको जमींदारी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे जमींदार का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। अब क्या है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर जमींदारी एरिया है और यहां पे जमींदार फर्स्ट जो है उसको जमींदारी राइट्स दिए गए हैं और ओनरशिप राइट्स भी दिए गए हैं, प्रोवाइडेड ही फुलफिल्स द कंडीशन दैट ड्यू डेट पे वो ड्यू अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है वो जाकर के कंपनी को सबमिट कर देगा अंडर दी सनसेट क्लॉज। अब यहां पे मान लीजिए इसने कुछ 1100 रुपीज कलेक्ट किए, तो इस 1100 में से 10/11 पार्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करेगा एंड 1/11 पार्ट जो है वो बिलोंग करेगा जमींदार को। तो ये हम फिक्स्ड वाले रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर जमींदारी एरिया है, जमींदार और कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया है कि इस पर्टिकुलर जमींदारी एरिया से 1100 रुपीज आएंगे, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, जमींदार जो है वो 10/11 पार्ट कंपनी को देगा और 1/11 खुद के पास रखेगा। अब मान लो उस पर्टिकुलर जमींदारी एरिया से 1100 प्लस कुछ एक्स अमाउंट कलेक्ट होता है, तो ये एक्स अमाउंट एंटायरली जमींदार को बिलोंग करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जमींदार को किसी भी कंडीशन में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता था, चाहे बाढ़ आए, है ना, तूफान आए, ड्राउट सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसे टाइम पर ड्यू अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जमा करना होता था इफ ही डज नॉट वांट टू लूज द जमींदारी राइट्स एंड द ओनरशिप टाइटल ओवर द लैंड। जमींदार क्या करेगा, किसान पे प्रेशर क्रिएट करेगा। किसान के पास में न तो मींस थे, न ही कोई इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे, और जब किसान जो है वो उतना पैदा ही नहीं कर रहा तो जमींदार को क्या दें। आप देखेंगे काफी सारे जमींदार जो हैं दे लॉस्ट देयर जमींदारी राइट्स बिकॉज दे कुड नॉट सबमिट इवन द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट द कंपनी वाज डिमांडिंग बिकॉज इट वाज आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड एट अ वेरी हाई लेवल। किसानों का ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया, लैंड वाज रिड्यूस्ड टू अ कमोडिटी which could be easily mortgaged, है ना, और even sold. Fragmentation of land happened. Agriculture was basically ruined by the British policy of permanent settlement. और ब्रिटिशर्स ने भी एक चीज रियलाइज की, 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही उन्होंने देखा कि the area under agriculture is expanding. एग्रीकल्चर से होने वाली जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है, बट the company cannot have share in this extra revenue that is being collected from the agriculture because under the permanent settlement system the land revenue that was to be collected was fixed in perpetuity.
तो ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम के बारे में इन डिटेल। अब इसको एक टेबल के वाया फटाफट से रिवाइज करते हैं और फिर हम चलेंगे अपने रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम एंड महलवारी सेटलमेंट सिस्टम की तरफ। So, permanent settlement system was introduced by Lord Cornwallis in 1793 in Bengal and Bihar first. Later on, it was extended to Odisha, the northern districts of Madras and the district of Varanasi. आप देखेंगे दो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इट वॉज प्लान्ड बाय जॉन शॉर। यहाँ पे मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है आपको अपने डिस्कशन से समझ में आ गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टॉप, उसके नीचे जमींदार हैं एंड बॉटम पे आपको कल्टीवेटर पेजेंट जो किसान है वो मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे कंपनी के? स्टेबल एंड रिलायबल इनकम, encourage the zamindars to invest in agriculture, so in order to boost the agricultural productivity, क्योंकि agricultural productivity improve होगी तो ही कंपनी को stable and reliable income मिल पाएगी। साथ ही में reduce the cost of revenue collection and create a loyal group of zamindars. So economic, financial and political reasons हैं इसके पीछे। मेन फीचर्स क्या क्या हैं तो आप यहां पे देख रहे हैं जमींदार जो है ही वॉज नॉट ओनली गिवन द जमींदारी राइट बट ऑल्सो द ओनरशिप राइट एंड इट वॉज हेरिडिटरी बट कंडीशनल। अगर ड्यू डेट पे ड्यू अमाउंट जो फिक्स्ड है आप कंपनी को नहीं सबमिट कर पाते तो अंडर द सनसेट क्लॉज द जमींदार विल लूज द जमींदारी राइट एज वेल एज द ओनरशिप राइट। सो द राइट्स ऑफ द जमींदार वर हेरिडिटरी एज वेल एज ट्रांसफरेबल। ये आपको ध्यान रखना है। सो रेवेन्यू डिमांड वॉज फिक्स्ड इन परपिचुटी एंड जो भी फिक्स्ड रेवेन्यू था उसका 10/11 शेयर ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था एंड 1/11 शेयर जो है वो जमींदार का होता था। ये आपको ध्यान रखना है। इसका इंपैक्ट क्या रहा? क्योंकि जो इनिशियल डिमांड थी वो आर्बिट्ररी मैनर में फिक्स की गई थी विदाउट कंसल्टिंग द जमींदार्स और काफी हाई लेवल पे ब्रिटिशर्स ने रखी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि नाउ जो लैंड रेवेन्यू डिमांड है इट हैज बिन फिक्स्ड इन परपिचुटी। सो हमको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना, पहले ही हम थोड़ा हाई रखेंगे ताकि बाकी आगे चल के हमको इस चीज का दुख ना हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ कि जमींदार अक्सर ये जो आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड हाई रेवेन्यू डिमांड थी इसको फुलफिल नहीं कर पाते थे एंड दे यूज्ड टू लूज देयर जमींदारी राइट्स एंड ओनरशिप अंडर द सनसेट क्लॉज। अगर हम डेटा देखें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैंड्स under the permanent settlement system were sold between 1794 to 1807 due to a very high and uncertain land revenue. It led to operation and exploitation of the cultivators. हम यहाँ पे देखेंगे सब इन्फ्यूडेशन लिखा हुआ है तो आप देखोगे कि जो मेन जमींदार है वो शहर में रहता था और आप यहाँ पे क्या देखोगे वो उसके जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हैं उसको सबलेट कर देता था। तो इससे आप क्या देखोगे द नंबर ऑफ मिडलमैन इन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का फिनोमिना हमें यहां पे देखने को मिला। एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन, लैंड वाज रिड्यूस्ड टू अ कमोडिटी विच कुड बी इजीली सोल्ड और मॉर्टगेज्ड। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट रैयतवारी सिस्टम या मुनरो सेटलमेंट की बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में सदर्न इंडिया आया तो इन्होंने यहां पे रियलाइज किया कि साउथ इंडिया के अंदर ट्रेडिशनली देयर आर नो बिग लैंडलॉर्ड्स। अब जब कोई लैंडलॉर्ड्स यहां पे है ही नहीं तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करते हैं जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है ना, जो अग्रीमेंट है वो डायरेक्टली जो रैयत है ना, जो किसान है, जो ओरिजिनल कल्टीवेटर है, पेसेंट है, उसके साथ कर लेते हैं और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम। आप देखेंगे रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी है एंड डायरेक्टली सेटलमेंट किया जाता था पेसेंट के साथ में या रैयत के साथ में। यहां कोई मिडलमैन नहीं है कंपनी और रैयत के बीच में या ओरिजिनल कल्टीवेटर्स के बीच में। दूसरा, कंपनी की ये सीख थी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से कि द लैंड रेवेन्यू शुड नॉट बी फिक्स्ड इन परपिचुटी बिकॉज इन द बिगिनिंग है ना डिकेड्स ऑफ द 19th century the company realized that the agricultural productivity is improving, the revenue collection is improving, but the company cannot have the
शेयर इन द एक्स्ट्रा रेवेन्यू। सो यहां पे कंपनी ने क्या किया, नो परमानेंट लैंड रेवेन्यू फिक्सेशन। सो आप यहां पे क्या देखेंगे कि किसानों के साथ में जो सेटलमेंट होता था ये टेम्पररी बेसिस पे होता था, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 ईयर्स कंपनी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है उसको रिवाइज करती थी और इन जनरल लैंड रेवेन्यू की जो डिमांड है उसे इंक्रीज करती थी। अगर हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है रैयतवारी सिस्टम या मुनरो सेटलमेंट इसकी बात करें तो आप देखेंगे रैयतवारी सिस्टम को मुनरो सेटलमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, एक है अलेक्जेंडर रीड एंड दूसरे हैं मुनरो। इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा इसके इंट्रोडक्शन में। सो दरअसल जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान से कुछ एरियाज को रिकवर किया जो पहले मैसूर प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में आते थे, जैसे कि आपका बारामहल डिस्ट्रिक्ट, तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु का जो धर्मपुरी है इट वाज नोन एज बारामहल एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ मैसूर प्रिंसली स्टेट। बट आप देखेंगे कि जो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है उसके बाद में जब टीपू सुल्तान की कुछ टेरिटरी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया तो ये जो बारामहल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले जो रैयतवारी सिस्टम हम कहते हैं या जिसको हम मुनरो सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे किसानों के साथ में डायरेक्ट अग्रीमेंट कर लिया गया कि देखो हम आपके लैंड को मेजर कर रहे हैं, हमने लैंड को इंस्पेक्ट किया है और उसके बेसिस पे हमने आपके साथ में ये लैंड रेवेन्यू फिक्स किया है। अगर आप टाइम टू टाइम ये रेवेन्यू हमें जमा करते रहते हैं तो जो रैयत है ही विल बी हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ राइट ऑन दी लैंड। सो ही इज द ओनर, वो चाहे तो उस लैंड को लीज कर सकता है, मॉर्टगेज कर सकता है, सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट अगर किसान ने टाइम पर कंपनी को ड्यू अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू जमा नहीं करवाया देन ही विल लूज हिज राइट्स। तो सनसेट क्लॉज यहां पे भी एप्लीकेबल था। और ध्यान रखिएगा कि इनिशियली इवन रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम के अंदर भी किसान को किसी भी कंडीशन में, भले नेचुरल कैलेमिटी हो जैसे फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिया जाता था। सो यहां पे भी किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था। आगे चल के आप देखेंगे कि जब थॉमस मुनरो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने 1819 में, तो आप देखेंगे 1820 में इन्होंने इसको मद्रास में इंट्रोड्यूस किया। आगे चल के हम देखते हैं कि मद्रास के अलावा महाराष्ट्र है, बेरार है, कुर्ग है ना, नॉर्थ वेस्ट में कुछ एरियाज हैं, यहां पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन रैयतवारी सिस्टम या मुनरो सेटलमेंट के बारे में, आपको इसको याद रखना है। सो अगर हम अपने टेबल पे जाएं, हु इंट्रोड्यूस्ड इट? फर्स्ट अलेक्जेंडर रीड इन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट which was earlier part of Mysore princely state but then was acquired by the British। यहाँ पे इसको 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। बाद में जब मुनरो गवर्नर बन के आए मद्रास के, तब इन्होंने इसको लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट किया। आप देखेंगे धीरे धीरे ये मद्रास से, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, मद्रास से महाराष्ट्र, बेरार, कुर्ग है ना, असम, इन एरियाज में भी आपको देखने को मिलेगा। मेन स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कल्टीवेटर, कोई मिडिल मैन यहाँ पे नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था, कंपनी को लगा कि सीधा रैयत या किसान से सेटलमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे हम रैयत को एक्सप्लॉयटेशन से भी बचा पाएंगे और कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि कोई मिडिल मैन नहीं है। और उन्होंने ये भी देखा कि ट्रेडिशनली साउथ इंडिया में कोई बिग लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो नहीं थे। दूसरा, आप यहाँ पे क्या देखोगे कि कंपनी को समझ आ गया था कि लैंड रेवेन्यू डिमांड को परपीचुटी में फिक्स नहीं करना है, इसीलिए आप देखो कि यहाँ पे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। टेम्परेरी बेसिस पे सेटलमेंट होता था एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 ईयर्स द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट वाज रिवाइज्ड, इन जनरल इट वाज इंक्रीज्ड। तो मेन मकसद तो कंपनी का वही था, अपने लैंड रेवेन्यू को, अपनी इनकम को इंक्रीज करना। मेन फीचर्स में क्या क्या है मैंने आपको बताया। यहाँ पे सीधा सेटलमेंट हो रहा है किसान के साथ में। सो द लैंड रेवेन्यू वाज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट और द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखेंगे जो इंडिविजुअल कल्टीवेटर है, रैयत है, उसके पास में फुल राइट्स थे ओवर द लैंड ऑन द कंडीशन दैट
he will be paying the land revenue timely. Otherwise, he will lose his rights under the sunset clause. No exception was given to the रैयत. आप यहाँ पे क्या देखेंगे? Revenue demand was not fixed in perpetuity, rather it was revised periodically, say after a period of 30 years. The individual fields were carefully surveyed and then the revenue was fixed. But आप यहाँ पे देखेंगे रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम भी काफी एक्सप्लॉइटेटिव था. Here the company emerged as the most exploitative जमींदार. आप यहाँ पे देखिए किसानों के ऊपर रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम में 50 से 60% ऑफ टोटल प्रोड्यूस जो है उसे टैक्स के रूप में पे करने का प्रेशर रहता था. He was hardly left with anything. किसान क्या करेगा? अगर उसको जो लैंड राइट्स हैं उसको नहीं खोना है तो वो जाता था जो मनी लैंडर्स हैं उनके पास में, और ये मनी लैंडर्स भी किसान की कंडीशन का फायदा उठाते थे. ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे उसको लोन देते थे. तो आप देखोगे कि दी फार्मर्स वर इन जनरल इन डेट, पॉवर्टी, स्टारवेशन, फेमिन, ये सब आपको देखने को मिलेगा. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द डेक्कन रायट्स ऑफ 1875. महलवारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हॉल्ट मैकेंजे. हॉल्ट मैकेंजे ने महलवारी सिस्टम को 1822 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इन दी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी. ध्यान रखना, जो अभी आजकल आपके उत्तर प्रदेश या यूपी का हिस्सा है. यहां पर हॉल्ट मैकेंजे ने एक चीज रियलाइज करी कि अगर हम नॉर्थ इंडियन सोसाइटी की बात करें तो नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में विलेज जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है. सो हॉल्ट मैकेंजे ने यहां पे क्या किया? हॉल्ट मैकेंजे ने यहां पे जो कलेक्टर्स थे उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप गांव-गांव जाइए और वहां पे जाके आप लैंड को इंस्पेक्ट कीजिए, मेजर कीजिए, वहां पे जो कस्टम्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स के ट्रेडिशनल है ना राइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानिए. और इस हिसाब से एक पर्टिकुलर जो महल है, महल बेसिकली एक रेवेन्यू एस्टेट होता था. और आप देखेंगे कि ये एक सिंगल विलेज भी हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है. आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इंडिविजुअल जो प्लॉट है उसे इंस्पेक्ट कीजिए, मेजर कीजिए, और आप यहाँ पे उसका जो ड्यू लैंड रेवेन्यू है उसे फिक्स कीजिए. इस तरीके से जब आप सारे प्लॉट्स को ऐसे मेजर कर लोगे तो उस पर्टिकुलर विलेज या उस पर्टिकुलर महल में जितने भी प्लॉट्स हैं उनसे जो ड्यू रेवेन्यू है वो आप एस्टिमेट कर लेंगे, और इनका जो सम है वो उस महल का ड्यू अमाउंट हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो महल जो कि रेवेन्यू एस्टेट है, इसका जो विलेज हेडमैन है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो ड्यू अमाउंट है लैंड रेवेन्यू का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करे. कहा जाता है कि जो 3 सिस्टम्स हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवारी एंड महलवारी, इनमें से लीस्ट एक्सप्लॉइटेटिव जो है वो महलवारी सिस्टम था, एंड सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव जो है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था. सो इसको महलवारी सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे जो महल है विच वॉज बेसिकली अ रेवेन्यू एस्टेट, अ सिंगल विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, उसके साथ सेटलमेंट हो रहे हैं. बाकायदा जाकर के लैंड का इंस्पेक्शन, मेजरमेंट, कस्टमरी जो राइट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हर प्लॉट का लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था. ऐसे इंडिविजुअल प्लॉट्स का जब लैंड रेवेन्यू फिक्स कर लिया जाता था तो इनका जो टोटल सम है वो उस महल का ड्यू लैंड रेवेन्यू अमाउंट होता था. और आप यहाँ पे क्या देखेंगे? इंडिविजुअल लैंड की जो ओनरशिप है वो अभी भी कल्टीवेटर के पास होती थी. विलेज हेडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो जो ड्यू अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करें. तो ये था आपका महलवारी सिस्टम. एंड आप देखेंगे महलवारी सिस्टम आपके गैंजेटिक प्लेन्स में, आपके सेंट्रल इंडिया में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में आपको देखने को मिलेगा प्राइमरीली.
So introduced by Holt Mackenzie in 1822, first in the northwestern provinces of the Bengal presidency. इसको ध्यान रखना. Areas covered: Gangetic Valley, northwestern provinces, central India and Punjab. Main stakeholders: EIC, village headmen and the peasant. आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो विलेज में जॉइंट लैंड राइट्स है उनको यहाँ पे ड्यू रिस्पेक्ट दिया गया था, जो कस्टम्स है उनकी वैल्यू की गई थी. मेन फीचर्स क्या है? ओनरशिप राइट्स जो हैं लैंड के वो इंडिविजुअल पेजेंट के पास रहेंगे. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंड रेवेन्यू सबमिट करने की वो विलेज हेडमैन के पास रहेगी. और यहाँ पे आप क्या देख रहे थे? आप यहाँ पे देखेंगे कि विलेज कम्युनिटी के साथ में एज अ होल सेटलमेंट होता था और जो इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स हैं उनके साथ में भी सेटलमेंट होता था और इसमें पूरा प्रॉपर फील्ड सर्वे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता था. लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट या तो विलेज हेडमैन या जिसको तालुकदार या लंबरदार कहते हैं उसके पास था, जमींदार के पास नहीं था. इसको ध्यान रखिएगा. और यहां पे भी जो लैंड रेवेन्यू डिमांड है इट वाज नॉट फिक्स्ड इन परपेचुइटी, इट वाज रेदर रिवाइज्ड पीरियोडिकली. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. सो ये थे 3 इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए. आई होप आपको समझ आए होंगे. हमने बहुत इन डेप्थ कवरेज किया है. तो इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चंस है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो. आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं. प्लीज डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. करेक्ट आंसर हम कमेंट सेक्शन में पिन अप कर देंगे आफ्टर 24 आवर्स. सेकेंड क्वेश्चन जो आपके 2024 के प्रीलिम्स में ही आया. With reference to the revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. Under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Under the permanent settlement system in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari. Which of the statements given above is or are correct? Do let me know the answer in the comment section. Baki, a gentle reminder, Sambhav 3.0 will be live from 17th of November after your Diwali vacation. है ना? So ये हमारा UPSC prelims का crash course है. It is the most trusted crash course to crack the prelims. Live content के साथ साथ में current affairs, mentorship, test and special lectures on economic survey, budget, CSET, map. All these will be provided to you at a very nominal cost of 8,000. So hurry up, join, and for discount call our team on this particular number. टोल फ्री नंबर है. मंडे टू सैटरडे लाइव रहता है 9 to 5. ठीक है, 9 AM to 5 PM. या आप मेल पे लिख के भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.